ये जो यूके में इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं, मैं समझता हूँ नून लीग का एक तबका जो समझता है कि जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, वो एक सेल एडवाइस है, उसी तरफ जो है वो जाना चाहिए। और जल्द अज जल्द इलेक्शन वो वाहिद तरीका है जिससे कि आप पाकिस्तान में नॉर्मेलिटी वापस ला सकते हैं, जिससे आप पाकिस्तान में नॉर्मल हालात जो हैं वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। में आपके साथ नबीला सिंधु पैनल का तारुफ करवा दूँ। पैनल में आज शामिल होंगे आरिफ अनीस साहब जो कि ब्यूरो चीफ लंदन हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, और साथ हमें हासिल रहेगा हसन खावर साहब का। बात करेंगे कि मुल्क में सियासी तनाव और माशी अदम इस्तेहकाम के बायस शहबाज शरीफ हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान अवामी जलसों के जरिए फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि माशी सूरत हाल भी परेशान कुन है। महंगाई तवातुर के साथ बढ़ती जा रही है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। सियासी और माशी बहाली के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग की मरकज़ी क़यादत गुज़श्ता 3 दिन से लंदन में मौजूद हैं और अपने क़ायद नवाज शरीफ से मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं और माशी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आइंदा की हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ हैं। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क को मुआशी और आइनी बहरान से निकालने के लिए आइंदा 24 घंटों में अहम और हतमी फैसले किए जाएंगे। इसी मुनासबत से आज के एक्सपर्ट के सामने हम सवाल ये रखेंगे कि मुआशी और आइनी बहरान क्या शहबाज हुकूमत मुश्किल फैसले कर पाएगी। लेकिन इससे पहले हम चलेंगे लंदन की जानिब, जहाँ पर मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आरिफ अनीस साहब जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ अनीस साहब। जानना आपसे ये चाहेंगे कि लंदन की फ़िज़ाएँ कैसी हैं। नून लीग की मरकज़ी क़यादत 3 दिन से लंदन में मौजूद है, इस वक्त लंदन में क्या चल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम नबीला, थैंक यू सो मच। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त लंदन में बहुत हंगामा है। एक बार फिर लंदन पाकिस्तानी सियासत के हवाले से एक मरकज़ निगाह बन चुका है। यहाँ पर वज़ीर आज़म अपनी काबीना समेत पहुँचे हैं और मियां नवाज शरीफ जो कि साबका वज़ीर आज़म, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। उनके साथ 2 सेशंस हो चुके हैं, एक सेशन मज़ीद आज हो रहा है और फिर ग़ालिबन कल बताया जा रहा है कि किसी न किसी स्टेटमेंट पर एग्री करके उसे वो आगाह करेंगे, जो फॉर्मल स्टेटमेंट होगी। तो उससे पहले काफ़ी क्यास-आराइयाँ चल रही थी यहाँ पे। क्यास-आराइयाँ ये चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो किसी हद तक खुश नहीं थे कि जिन हालात में मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने की हामी भरी और उसके बाद जो चैलेंजेस हैं वो चूँकि काफ़ी बड़े हैं। और आपने बिल्कुल अभी उनका थोड़ा सा हतमी एक समरी सी दी कि उसमें माशी मसाइल भी हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ भी हैं, उसमें बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं। तो ये जो एक कट है यहाँ पे जो हडल हो रहा है लंदन के अंदर, ये किसी हद तक जो नून लीग की पूरी एक सफ़ अव्वल की क़यादत है उसकी जानिब से एक पुरज़ोर और एक स्ट्रांग मैसेज देने के हवाले से किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कल तक कुछ खबरें पहले आ चुकी हैं, जिसमें से एक बड़ी खबर तो यह है कि जो अर्ली इलेक्शंस की जानिब से जो दबाव डाला जा रहा था, बहरहाल लगता यह है कि अर्ली इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, और अगर होने भी जा रहे हैं तो इतने अर्ली नहीं होंगी जितनी पेशीन गोई की जा रही थी। ठीक है, वज़ीर आज़म और नून लीग की मरकज़ी क़यादत लंदन में मौजूद है। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है नईम साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो भी सूरत हाल है इसका कोई हल निकल सकता है अर्ली इलेक्शंस के अलावा? और अभी भी नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस में अहम इजलास जारी है, मरकज़ी क़यादत भी वहाँ पर हो सकती है। क्या लगता है कि इस इजलास से सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई एजेंडा फाइनलाइज हो सकेगा? जी देखें, मैं तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपनी राय दे सकता हूँ एज ए लेमैन आपके सामने रख देता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि ये जो इजलास 1 दिन के बजाय 2 दिन तक मुहित हुआ और लंबा चलता चला जा रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, इस बात का बिल्कुल वाज़े इंडिया देता है कि आपस में कोई थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है, कोई धड़ेबंदी है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। मेरे अपने अंदाजे में जो इकोनॉमिक हालात हैं, 2 फैक्टर्स की मैं बात करूँगा, और दूसरा जिस तरीके से इमरान खान साहब लोगों को जमा कर रहे हैं, PDM के लिए हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा मुश्किल तरीन होता जा रहा है। क्योंकि जो महंगाई का मामला है, आपने देख लिया डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, और बाकी बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होने वाला है, इसका इफेक्ट सब पर होगा। तो यही तो इन्होंने दुहाई मचाई हुई थी कि ये जो है ना, इस हुकूमत से ये कंट्रोल नहीं हुआ, वो कंट्रोल नहीं हुआ। तो जिसका ये मतलब है कि जितनी देर ये ज़्यादा रहेंगे उतना ये पब्लिक रैथ या पब्लिक का एंगर जो है उसको बर्दाश्त करेंगे।
और उतना टाइम दे देंगे इमरान खान को अपने बयानियों को और मजबूत करने का। तो इनके तो अपने हक में है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों। और इनके ज़हन में दो चीज़ें हैं मेरे अपने अंदाजे में। एक तो ये कि इनमें से जो लोग फंसे हुए हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, वो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और आपने देखा जल्दी जल्दी कुछ काम हो भी रहे हैं, कुछ लोग पीछे हट गए हैं, FIA पीछे हट गया है, और कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी वक्त चाहिए, इतनी जल्दी नहीं हो सकते। इसीलिए आपने देखा होगा पीपल पार्टी ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही, क्योंकि उनके लोगों के ऊपर भी कुछ मुकदमात है जिसमें कुछ टाइम लगेगा उनको ख़त्म करने में। तो ये इनका मेन जो है ना वो मामला है। दूसरा ये है कि ये नवंबर तक रहना चाहते हैं ताकि अगला आर्मी चीफ ये खुद अपॉइंट करके जाएं, ताकि जो इनको अपना वो थोड़ा सा हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों काम इनके लिए बहुत मुश्किल है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। अगर इन्होंने अपनी जान बचानी है तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जितनी जल्दी, इन सारे मसले का हल यही है, इंतखाबात जल्दी हों, क्योंकि PTI भी ये मांग रही है। वरना PTI का जब ये इस्लामाबाद में धरना आ गया या जुलूस आ गया तो वो कोई छोटा मोटा नहीं होगा, वो अच्छा खासा प्रेशर होगा। दूसरा मेरा ख्याल है कि जो अदारे जिनके ऊपर बातचीत हो रही है वो भी ये चाह रहे होंगे कि भाई नए फ्रेश मैंडेट के साथ कोई आए जो आगे वाले काम करे, चाहे आर्मी चीफ की तकर्री है, चाहे दूसरे काम है। तो मेरा ख्याल फ्रेश मैंडेट अवाम के भी हक में है, PDM के भी हक में है, इदारों के भी हक में है, PTI भी ये मांग रही है। दिस इज वन कॉमन ऑब्जेक्टिव जो मेरा ख्याल है सबको सूट करता है। अब देखते हैं आगे कैसे बात चलती है। ठीक है, देखेंगे कि आगे बात किस तरह से बढ़ती है। हसन खावर, आपकी जानिब आऊँगी मैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा कर चली गई है। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? और इसके साथ ही एक और भी, शौकत तरीन साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हम लोग माशी तौर पर मनसूबा बंदी ठीक से नहीं कर सके हैं। कितनी सदाकत है? अच्छा नबीला, शुक्रिया। देखें, दो तीन बातें हैं। बारूदी सुरंग का इल्ज़ाम लगाने वाले पहले पिछले चंद हफ्ते का हिसाब तो दे दें कि उन्होंने जो गलत फैसले किए हैं। देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है, हमने पिछले 3 साल एक पॉलिसी रखी कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस थी, अगर वो बढ़ती थी या कम होती थी, हम वो प्राइस में इजाफा या कमी पास ऑन करते थे। अपोजिशन जो है वो 3 साल उस पर तनकीद करती रही कि जी पेट्रोल बम गिर गया, फलाना हो गया, लेकिन वो एक मार्केट प्रैक्टिस थी। जब ये यूक्रेन वाला क्राइसिस हुआ, आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर बहुत ज़्यादा चली गई, हमें लगा कि आवाम के लिए अब इसको सहना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें कड़वी गोली निकलनी पड़ी। खान साहब ने मुश्किल फ़ैसला किया और ये इतनी भारी सब्सिडी देने का फ़ैसला किया, क्योंकि जब आप सब्सिडी देते हैं तो जाहिर है कि बाकी जगहों से आपको पैसे निकाल के इसमें डालना पड़ता है। अच्छा, अब जो अपोजिशन की दो राय थी, पहले वो एक बात पे एतराज़ करते रहे, जब हमने प्राइसेस फ्रीज की तो उस पर एतराज़ किया, लेकिन अब चंद हफ्ते से हुकूमत हमारे पास तो नहीं है। इनका दिल करे तो प्राइसेस बढ़ाएं, दिल करे तो सब्सिडी कंटिन्यू करें जो खान साहब तोहफा दे के गए हैं। सच ये है कि इनके हाथ के अंदर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, ये एक बंद गली में फंसे हुए हैं, क्योंकि बाहर बैठकर कंकर फेंकना आसान था। आज जब ये खुद बैठे हैं तो ना कैपेबिलिटी है, ना इनकी नीयत साफ है। ये एक तरफ अपने आप को NRO देना चाहते हैं, आपने देखा खुलेआम जरदारी साहब ने कहा नैब रिफॉर्म्स, दूसरी तरफ ये ओवरसीज का जो वोटिंग का हक है उसमें नकब लगाना चाहते हैं, जिसको ये रिफॉर्म्स का नाम दे रहे हैं। हुकूमत इनसे चल नहीं रही। अब इशू ये है कि सारा का सारा जो ब्लेम है, हालांकि ये मखलूत हुकूमत है, ब्लेम सारा का सारा आ रहा है जो आपके वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है। सो मुस्लिम लीग नवाज ब्लेम उठा रही है। जो इनके ज़ीरक सियासतदान है वो समझ गए हैं कि ये हम फंस चुके हैं, और इसीलिए वो बार-बार कह रहे हैं कि आप जल्दी इलेक्शन कराएं। लेकिन जाहिर है कि इनको अपना जो इंटरेस्ट है वो इतना अजीज है, अपने आप को NRO देना, कि दूसरी साइड ये कह रही है कि नहीं, ये अपना एजेंडा पूरा करके जाएं। इसके अंदर से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और लोगों के सामने भी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई। पहली बात ये कि इनका हमेशा से बयानिया था कि जी हम एक दूसरे के खिलाफ थे, पीपल्स पार्टी और ये। पहली बात ये इकट्ठे हो गए अपनी करप्शन बचाने के लिए, पूरी कौम ने देखा। फिर 3 साल से महंगाई का विरोध करते रहे। अब जब आकर खुद बैठे हैं तो हर चीज़ कंट्रोल से बाहर है, तो ये पोल भी अवाम के सामने खुल गया। और अब जब ओवरसीज को वोटिंग राइट से महरूम करेंगे तो ये पोल भी खुल जाएगा। तो ये जितने दिन गुजार रहे हैं ये एक्चुअली अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, और अवाम के सामने जो है इनकी कलई जो है वो खुल रही है।
ठीक है, आने वाले हालात में ये चीज़ें और कितनी ज़्यादा एक्सपोज होंगी ये भी हम देखेंगे। आरिफ साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। इजलास तो मुसलसल चल रहे हैं और अब तक 2 राउंड इस इजलास के हो चुके हैं। इस वक्त में जो लंदन में इजलास जारी है या आने वाले वक्त में जो एक हो सकता है, उसका आप बता सकते हैं एजेंडा क्या, और मुतवक्का तौर पर हम क्या देख सकते हैं कि फैसला क्या हो सकता है? जी, सबसे पहले जो कल और आज जो गुजरा हुआ कल है और आज जो सेशंस हुए, तो उसके अंदर सबसे एक बड़ी खबर जिसकी हमें तलाश थी वो ये थी कि क्या पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शंस के हवाले से कंसेंसस हो सकता है, जिस पर बहुत धुआंधार बहस हुई इजलास के दौरान, जो खबरें आई हैं हमारे पास, और उस पर काफ़ी हद तक एक मुतज़ाद और डाइवर्स ओपिनियन मौजूद थी। इस नतीजे तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल एक कंसेंसस इस हद तक ज़रूर हो चुका कि फौरी इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस जो कि अगले 3 से 6 महीने में, बहरहाल नून लीग इस पर क्लियर हो चुकी है कि वो नहीं आ रही। अब जैसे कि बाकी जो शुरा ने भी कहा, एक बड़ा मसला खुदा न खास्ता जिसके बारे में वर्सी चुकी है, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर सकता है, क्योंकि इमीडिएटली तकरीबन 12 अरब डॉलर के आसपास की पेमेंट्स हैं जो कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने करनी है, और जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनकी बात, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी इस वक्त अफरा तफरी का शिकार है। तो अभी जो फैसले किए जा रहे हैं, जो जहाँ तक मुझे खबर पहुंची है, वो आज और कल जो फैसले किए जा रहे हैं वो ख़ास तौर पे इकोनॉमी की गिर्द घूमते हैं। आपके लिए है कि इसहाक डार जो हैं वो नून लीग हुकूमत में पहली पिछली तीनों हुकूमतों में बहुत एक सेंट्रल फिगर रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। वो चूँकि पहली दफ़ा इकट्ठे बैठे हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों पे अपना एक इनपुट रखते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस लेके हैं। उनका क्लेम ये है कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन है कि वो इस जो बहुत एक तरह से पुरसरात पे चलने के मुताबिक है, अभी जो 3 महीने का मामला, कि यहाँ से वो निकल सकता है डिफ़ॉल्ट किए बगैर, और उसमें फिर जहाँ से पाकिस्तान को इमदाद मिल सकती है, जिन रिजीम से, जिन जगहों से, उन जगहों पर एक काफ़ी तफसीली इस पे बहस मुबासा जारी है, और मेरे ख्याल में कल तक काफ़ी हद तक उस पर एक किसी हद तक क्लियर करते नतीजे तक पहुँच चुके होंगे। ठीक है, देखेंगे कि ये क्लियर डिसीजन क्या होगा। नईम खालिद लोधी साहब, आपसे इससे थोड़ा सा हटकर सवाल ये है कि हम ये भी देख रहे हैं सारी सूरत हाल में सियासतदान इदारों के खिलाफ बयानबाजी से भी बाज नहीं आ रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुक़ आमा ISPR ने भी इदारों को सियासत में घसीटने से मुतल्लिक एक बार फिर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इदारों से मुतल्लिक ये सियासतदानों को बयानबाजी से कैसे रोका जा सकता है? जी, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि अरसे दराज से सबकी ये डिमांड थी कि इदारे जो हैं वो मुलव्वस ना हो पॉलिटिक्स में, और जब उन्होंने ये काविश की है तो वो फिर बुरा लगा कुछ को और कुछ को अच्छा लगा, जो पहले जिनको बुरा लगता था। तो कोशिश मैंने ये महसूस किया कि कोशिश ये होती है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो इदारे और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान रखना पैदा करने की कोशिश करे, डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश करे, और ये तासर दे कि जी अभी हाथ हमारे सर पर है और अभी आपके ऊपर नहीं है और इसलिए हमारे कामयाबी के चांसेस है, ये हम एक पेज पर हैं। सबकी ये कोशिश होती है। मेरा ख्याल है कि अदारे की कोताहियों की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, तो सबको इसकी सताइश भी करनी चाहिए और इनकरेज भी करना चाहिए और दोबारा उनको वापस नहीं घसीटना चाहिए। ये बात कहने के बाद मैं एक बात ऐड करता चलूं कि इस वक्त कड़वाहट इतनी ज़्यादा है PDM और PTI के जो दो ये पोल्स हैं कि ये खुद आपस में बैठकर बात करने के तो बिल्कुल मुतम्मल नहीं है, ना कोई इम्कान है। अभी किसी ने इनको बिठाना तो है, उसको मैं समझता हूँ कि उसको मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं समझता, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें या आर्मी चीफ करें। इनको इनके दरमियान जो मुआहदा हो सकता है, मैं उसके खदोखाल आपको बता देता हूँ। मुआहदा ये हो सकता है कि फौरी तौर पर केयर टेकर गवर्नमेंट का ऐलान किया जाए, जिसके बदले में इमरान खान साहब अपना जो मार्च है ये इस्लामाबाद वाला वो कैंसिल कर दें और नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएं। नई मैंडेट वाली हुकूमत जो है वो नवंबर में जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होनी है उनका करें हिसाब किताब। अगर किसी वजह से इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी हम 1 या 2 महीने में नहीं करवा सकते, 3 महीने में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर उनको कोई जो इंटरम सेटअप है 15 दिन 1 महीने की एक्सटेंशन दिलवा दी जाए
और इस तरीके से ये मामला बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि कुछ ले और कुछ दे का मामला है। लेकिन इसके लिए दरमियान में कौन आएगा, सालसी का किरदार कौन अदा करेगा, इस वक्त कोई नहीं है। और मैं ये अर्ज करूंगा कि जब तक ये सालसी का किरदार अदा करने वाला कोई आएगा नहीं, ये काम होगा नहीं। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो अदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट और आर्मी, इसको मत लेकर आए पॉलिटिक्स में और इनको मौका दें कि ये आपको बैठ के आपकी बातचीत कराएं। अदरवाइज मैं आपको यकीन से कहता हूँ इनके आपस में बात करने का कोई इम्कान नहीं, और फिर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हालात ख़राब हुए, इसके लिए किसी न किसी को सालसी का किरदार अदा करना होगा। मैं इस पर ही बात आगे भी लेकर चलेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात कि ज़बरदस्ती फ़ौरन खान साहब के टर्म्स पे इलेक्शंस अब हो, जहां वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे किसी थर्ड फोर्स को मौका मिले। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुँचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फ़ौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ हो। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया, और मेरा ख्याल ये है इनका ये स्ट्रैटेजी नाकाम रहा। तो आज भी इमरान खान साहब और पीटीआई का यही स्ट्रैटेजी कि ऐसे हालात पैदा करें, ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करें, ऐसे गैर जिम्मेदाराना हमले करते रहे ताकि या इस्लाहात के बगैर हम इलेक्शंस करें या वो प्रोवोक करें, जमहूरियत को अंडरमाइन करें, जमहूरी इदारे को अंडरमाइन करें और फोर्स करे गैर आईनी कदम उठाया। जनाब स्पीकर, हम सब का ये तसलसल और हमारा सब का ये कोशिश होना चाहिए कि खान साहब का ये साजिश नाकाम रहे। तो जनाब, ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने आज कौमी असम्बली में बड़े इंकिशाफात किए। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से एक रोज़ पहले पीटीआई हुकूमत ने साबिक वजीर के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया और धमकी दी कि फौरी इंतखाबात माने वरना मार्शल ना होगा। बिलावल भुट्टो के दावे पर पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल आया और मुतालबा किया जा रहा है कि बिलावल अवाम को गुमराह न करें, धमकी देने वाले साबिक वजीर का नाम बताएं। इसी से मुतालिक सवाल ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दावे में कितनी हकीकत है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जैकब खान साहब ने भी, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जैकब साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये सवाल आप ही के साथ में सबसे पहले मैं रखूँगी कि बिलावल भुट्टो की जानिब से जो दावा किया जा रहा है उसमें आपको कितनी हकीकत दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा हकीकत नहीं लग रही। उसकी वाज़ेह पाकिस्तान में मार्शल लॉ सिर्फ एक शख्स लगा सकता है और वो शख्स है आर्मी का चीफ। और आर्मी का चीफ जो है वो आपको मालूम है, आर्मी जिस तरह कह रही है कि कम से कम 2 साल से, पिछले 2 साल से उसने स्टेप बैक किया है और पॉलिटिक्स में उसका कोई अमल दखल नहीं है। और इस अरसे में भी जब ये बहरान पैदा हुआ और ये सब सिचुएशन हुई तो हमने देखा कि आर्मी मुकम्मल तौर पर सियासी अमल से लाताल्लुक रही। तो इस वक्त ये कहना अगर उनको पैगाम पहुंचाया गया तो ये एक ऐसी बढ़ थी पीटीआई के किसी की तरफ से एक हवा, और इस तरह की हवाई धमकी को उन्हें सीरियस नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कह दिया, लेकिन शायद इस तरीके से कहने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस तरह से कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर इस तरह के बयानात सामने क्यों आते हैं, क्यों इतनी गुमराही फैलाई जा रही है जैकब साहब? देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है कि इस वक्त, खास तौर पे मैं इस वक्त की बात करूं, तारीखी तौर पर जाहिर है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं तो मुसलसल ये मुतालबा करती रही हैं कि आप पीछे हटें, आप सियासत में अपना रोल जो है, अपना अमल दखल कम से कम करें, और बड़ा ठीक मुतालबा था। अब जबकि फौज ने ये फैसला कर लिया है कि वो सियासत में और सियासी अमूर में अपना फुटप्रिंट कम कर देंगे, तकरीबन ख़त्म कर देंगे, ऐसे वक्त में फौज को इन मामलात में लाना, उनका नाम लाना, दोनों तरफ से, एक तरफ से आपको ये नजर आ रहा है कि जो इस वक्त हुकूमत है, बिलावल साहब का बयान देखें, उसके बाद जरदारी साहब का बयान देखें, मरियम साहिबा ने जो कुछ कहा, ये भी अफसोसनाक है। लेकिन जो पीटीआई कर रही है वो तो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। पीटीआई ये कह रही है कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, हम हक पर हैं, बाकी सब बातिल पर है, आप वापस आएं और आकर हमें इसमें सपोर्ट करें। यानी वो तो खुला जो है वो फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों तरह के नैरेटिव नामुनासिब हैं। खास तौर पे हुकूमत तो हुकूमत होती है, वजीर खारजा के पास बहुत बड़ा ओहदा होता है, जरदारी साहब की जिम्मेदारी, उनको तो बिल्कुल कोई इशारतन भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
और इमरान खान को भी समझना चाहिए कि देखें, आपको जितना ताउन मिल गया, सपोर्ट मिल गया, वो बहुत है। सियासत की बड़ी उम्र होती है, और इलेक्शन आएंगे और इलेक्शन आएंगे। एक सूबे पे आज भी आपकी हुकूमत है, आप अपने पाँव पर खड़े हों, अपने जोर पर खड़े हों, अपनी जगह बनाएं। इस वक्त तो आप अपोजिशन में हैं, इस वक्त कैसे फौज आपको सपोर्ट कर सकती है? हुकूमत को सपोर्ट करना बतौर गवर्नमेंट, नॉट एज ए पॉलिटिकल पार्टी, वो तो फौज का काम होता है। आप इस वक्त कैसे कह सकते हैं? आइन की कौन सी क्लास में ये लिखा है कि फौज जो है वो एक ऐसी सियासी जमात की सपोर्ट करेगी जो कहती है कि मैं हक पर हूँ, और उसकी सपोर्ट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ करेगी? मुझे ये लगता है ये दोनों तरफ के नैरेटिव जो है ये इस वक्त अफसोसनाक है, खास तौर पे ऐसे वक्त पे जब हमारे पास एक माशी क्राइसिस भी है और फिर एक सियासी क्राइसिस भी इन सब ने प्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, नईम खालिद लोधी साहब, इस तरह के क्राइसिस में और फिर इतने बड़े ओहदे पर होते हुए इस तरह के बयानात देना मकासद क्या हो सकते हैं? जी, मकासद तो मैंने पहले आपको, पहली बात तो ये कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जैगम साहब ने बहुत ही उम्दा तरीके से, बड़े बैलेंस तरीके से सारी बात बता दी है, और मेरा भी यही ख्याल है जैसे उन्होंने कहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इन दोनों जो पॉलिटिकल धड़े हैं, इनका मकसद ये है कि दूसरे धड़े और फौज के दरमियान एक दूरी पैदा करने की कोशिश करना। और खुद ये तमाम लोग इधर बैठे हुए हैं जिन्होंने फौज को क्या नहीं कहा, अगर मैं यहाँ पर गिनवाना शुरू कर दूं तो आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। तो जब इनकी, हाँ जी, जब इनका मौका था तो इन्होंने खूब कहा। अब वो जो है ना ओब्लीक तरीके से वो कह रहे, तो बिल्कुल मैं, और अगर देखें, अगर पीटीआई को इंसाफ चाहिए, अगर वो हक पर है, तो उसका तो जवाब फिर सुप्रीम कोर्ट में है, फौज के पास तो नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कुछ ज्यादती हुई है कानून के लिहाज से, या तो आपके पास जो है, और वो जा भी रहे हैं, वो सही रास्ता है। फौज जो है, अगर उसने फैसला कर ही लिया है, जो कि बड़ा दुरुस्त फैसला, जो कि जरा देर से किया है, मैं भी मानता हूँ, उसको उसके ऊपर कायम रहने में मदद करें, बजाय इसके कि वापस उनको खींचे कि नहीं इस तरीके से है और ये है। और उसकी मदद का ये तरीका है कि उनका ना उनको मुतनाज़ा बनाए। जैसे भी ISPR ने कहा कि पहले से चय मुगैया करना कि जी हम चीफ का फैसला ज़रा पहले कर लेंगे, या उसको चीफ होना चाहिए, उसको, ऐसी बातें वो फौज के लिए मुनासिब, किसी भी अदारे के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने बता दिया कि एक तरीक़ाकार है, जब एक हफ्ता रह जाएगा वो नाम जाएंगे, जो भी उस वक्त चीफ एग्जेक्टिव होगा उसका ये हक है कि उन नामों में से जिसको मर्जी वो पिक कर ले, और वो जो है ना अपना ओथ लेके अपने चीफ बन जाएंगे। सिंपल, इसको इसी तरीके से चलने दें, तो उस मामले में ये बात आगे चले। अलबत्ता एक बात जो मैंने पहले की थी, मैं दोबारा आपको दोहरा दूं, मुझे ये लगता है कि ये सिचुएशन अनार्की की तरफ जा रही है, ये सिचुएशन बड़ी खराबी की तरफ जा रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि दोनों साइडों को इस बात का इदराक है कि वो इसमें इसको मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप जवाबी जलसे भी कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो आप कह रहे हैं कि जी हम ले आएंगे इधर लोगों को, उसके बाद का लाए अमल भी आपको नहीं पता कि यहाँ इतने लोगों को लाकर करेंगे क्या। और फिर मुझे ये भी पता है, मेरा अपना तजर्बा है कि जब इतने लोग जमा हो जाएं तो ना पुलिस से काबू में आएंगे, ना रेंजर्स से काबू में आएंगे, फिर फौज को दावत दी जाएगी और फिर एक मसला पैदा होगा। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि ये डेवलप हो जाए सिचुएशन और बाद में भागते फिरें इसको काबू करने के लिए, थोड़ा सा आगे की सोचें और अभी से उसका कोई मुदावा करें, और जो 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 जो, जो सबके डिमांड्स हैं वो देख लें, और कोई ना कोई सालसी का किरदार अदा करे और इस मामले को संभालें। भाई आपस में तो बात करने के ये रवादार है नहीं, ये किसी और को ये काम करना पड़ेगा, और चीफ जस्टिस मुझे सबसे मौसर शख्सियत नजर आते हैं इस काम को करने के लिए। जी ठीक है, आरिफ अनीस साहब, आपको क्यों लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इतना अरसा खामोश रहे, अगर वो दावा कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले उनको ये धमकी दी जाती है, जबकि यही वही पार्टियां हैं जो इमरान खान के ऊपर सवाल उठाती हैं कि अगर आपको तहरीक अदम एतमाद का पहले से पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। अब वही प्रैक्टिस यही पार्टियां दोहरा रही हैं। जी नबीला, हमारे दोनों पैनलिस्ट ने, मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने बड़ा इस पर अच्छा एंगल दिया है, लेकिन मैं एक और चीज़ अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये खबर इनफैक्ट पुरानी नहीं है। बरतानिया अखबार जो गार्जियन जो अखबार है और बड़ा मौक़िर अखबार है, बरतानिया की 3-4 जो सबसे मौक़िर 3 न्यूज़पेपर्स उनमें शामिल है, ये उसकी एग्जैक्टली 1 महीना पुरानी स्टोरी है। ये 11-12 अप्रैल की स्टोरी है, और ये शामिर बलोच और हैना पीटरसन जो हैं, इन दोनों ने ये स्टोरी की थी, और उनकी स्टोरी ये थी गार्जियन अखबार की कि इमरान खान ने
पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज करने की धमकी दी। ये उसकी हेडलाइन। और दिलचस्प बात यह है कि मैंने पिछले 1 महीने में उसकी तरदीद नहीं देखी। ये सडनली आपने अभी पॉइंट आउट किया कि जब ये आज वज़ीर ख़ारजा ने, मौजूदा वज़ीर ख़ारजा ने जब बात की कौमी असम्बली के अंदर, तो फिर ये एक हॉट इशू बन चुका। लेकिन वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो 1 महीना पुरानी बात है और जो बरतानवी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, और उससे मैंने किसी ख़ास बंदे को चैलेंज करते नहीं देखा। स्टोरी में बड़ी दिलचस्प एक बात यह है, उसमें ये कहते हैं कि एक सीनियर जो मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के, तब की गवर्नमेंट के, उन्होंने अपोजिशन के एक बड़े लीडर से बात की और उसको 2 टोक बात यह कही कि इलेक्शंस और मार्शल लॉ, या फिर ये या वो। और मेरे ख्याल में अब चूँकि बिलावल भुट्टो जो हैं, जो कि मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये बात की है, मुझे ये लगता है कि शायद ये बात PPP के किसी सीनियर जो भी पार्टी लीडर हैं उनके साथ की गई, और जबकि आर्टिकल में मौजूद है कि सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर ने की, तो उस हिसाब से कोई मेरे ख्याल में 3 से 5 लोगों की तरफ ज़हन में जाता है नाम कि हो सकता है उन्होंने ये बात की हो। लेकिन ये बात अब दोबारा से रीसर्फेस इसलिए कर रही है कि मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जो हैं वो शायद एक्सपोज करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से एक रवैये को कि इमरान खान जो हैं वो चीज़ें साबका वज़ीर-ए-आज़म उस जगह पर लेकर गए थे जहाँ पर वो अपने आप को पूरी सिस्टम को लपेटने के हक़ में थे, अगर वो खुद पावर में नहीं रहते या इक़्तिदार में नहीं रहते। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त तो एक पॉइंट स्कोरिंग की गेम है। ताहम ये ज़रूर है कि जो कुछ कहा गया वो पहले से रिकॉर्ड पे मौजूद है, और फिलहाल जिस पानी में मधानी चलाने के अलावा और कुछ नहीं है। और जैसे जनरल साहब ने और ज़ैगम साहब ने इस तरह इशारा किया कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये मज़ीद फ्रिक्शन और जी हाँ पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। ठीक है आरिफ अनीस साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। प्रोग्राम में अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात की जाए जिसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, और लाहौर की खुसूसी अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। लेकिन मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होने से 3 दिन पहले FIA ने केस में अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए पैरवी न करने की दरख्वास्त दायर कर दी। ताहम अदालत ने FIA की दस्तबरदारी के बावजूद वज़ीर आज़म समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 14 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया है। इसी से मुतालिक हमारे एक्सपर्ट के लिए सवाल ये कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की अदम दिलचस्पी, अब इस केस का क्या होगा? नईम खालिद लोधी साहब, सबसे पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी इस पर। जी, ये तो एक प्योरली कानूनी मामला है और मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता। इतना मुझे मालूम है कि ये जब इंडक्टमेंट होती है तो ये एक बड़ा फाइनल प्रोसेस का आगाज होता है, लेकिन ये कोई सजा मिलने का पक्का इम्कान नहीं होता। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है जिसमें फिर तमाम बहस और हर चीज़ होती है। लेकिन जब आप उसी को सबोताज कर दें या किसी तरीके से वो खटाई में पड़ जाए तो प्रॉब्लम तो है। अब ये देखें ना, बात ये कि इस कदर ब्लेटेंट है ये बात, इस कदर वाज़े है ये बात कि पहले वो एक ऑफिसर बेचारा फौत हो गया, वो कैसे हुआ वो एक अलग बातचीत है। उसके बाद FIA पीछे हट रही है। FIA का एक काम है प्रोसिक्यूशन का, वो पीछे कैसे हट सकती है? और साफ ज़ाहिर है इसलिए कि जब वज़ीर आला उनका अपना है, वज़ीर आज़म उनका अपना है, वो उन बेचारों का क्या कसूर है जो नीचे लोग हैं? और फिर जो इनके खिलाफ कोई काम करते हैं उनके साथ जो अशर होता है वो भी उनको मालूम है। तो उनके बाल बच्चे हैं, उन्होंने वो देखना है। तो ये सारी ये कौम ये सब कुछ देख रही है, ये तमाशा, ये तुरफा तमाशा जिसको कहना चाहिए। तो मुझे कानूनी ज़्यादा मालूम नहीं है कि इसके क्या मुदम्मरात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अहम मरला जो शुरू होने वाला है उसको सबोताज कर दिया गया है। अगर ये शुरू हो भी जाता है, वो पहली बात तो ये कि वो कभी आएंगे नहीं। ऐन मुमकिन है अगर परसों की तारीख है तो वो परसों तक पाकिस्तान में हो ही ना। वो कहेंगे कि हम चूंकि ऐसे कामों में मसरूफ हैं कि हम वहाँ पर नहीं आ सकते, तो वो अदालत को बामरे मजबूरी फिर उनको इस्तिस्ना देना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता है जी। ठीक है आरिफ अनीस साहब, आपको क्या लग रहा है FIA अदम दिलचस्पी का इजहार क्यों कर रही है, और इस सारी सूरत हाल के बाद केस का मुस्तकबिल क्या होगा? जी नबीला, ये पाकिस्तान में जिस तरह से एक ऑन गोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिके है, इन्हितात है, ये उसी की तरफ एक चीज़ है। ये सब कुछ खैर कोई नई चीज़ नहीं, पिछले 50-60 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं। इदारे जैसे कि FIA है या फिर FBR है, इस तरह की जो भी वफाकी इदारे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अपना काम खुलकर नहीं कर पाते। वो जादू किसी विच हंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर जब किसी को पकड़ना हो, किसी का कलाई मरोड़नी हो या किसी का गला दबाना, उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो हर आने वाली हुकूमत ये पिछली अपनी अपोजिशन के लिए, ये जाने वाली हुकूमत के लिए ये करती रही है। और इसमें फिर ये करते हैं कि जैसी हुकूमत आती है तो फिर
तबादले भी होते हैं, फिर पूरे पूरे इदारे का अंजर पंजर हिल जाता है, डीजी बदलता है, नीचे सब कुछ लोग बदलते हैं। जैसे भी पॉइंट आउट किया गया कि डॉक्टर रिजवान अनफॉर्चुनेटली ही आल्सो पास्ड अवे, जो कि बड़े इसमें मायनाज अफसर थे, बड़े नुमाया अफसर थे और सारे मामले को लीड कर रहे थे। तो अब FIA की जहाँ तक हम तारीख भी देखते हैं, जब से ये इदारा फेडरल इदारा बना है पिछले 40-45 साल में, तो हमने नहीं देखा कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से इसने कुछ ऐसा किया हो। 2-3 ऐसे DGs हैं जिन्होंने खुलकर काम किया, जो कि खड़े हुए, जिन्होंने अपोजिशन को दबाने या रेलेवेंट प्राइम मिनिस्टर की बात मानने से भी इनकार किया, लेकिन वो फिर उनको भी एग्जाम्पल बना दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये फिर एक टिपिकली वही जिसे हम एक नौकरी बचाने की पेशकश के हवाले से देखते हैं कि जो मौजूदा लोग आए हैं, जो नया इस हायरार्की आई है, उन्होंने समझा कि अब बेहतर यह है कि हम जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ अपने मामला ठीक रखें। और जैसे अभी कहा गया, बहुत सी ऐसी वजूहत मौजूद हैं जिस वजह से ये केस पेंडिंग होते हैं। लगता है कि सद खाने की नज़र हो जाएगा जब तक इसको कोई न्यूट्रल तरीके से डील नहीं किया जाता। ठीक है ज़ैगब साहब, ऐसा क्यों होता है जो केसेस चल रहे होते पोजीशंस बदलने के बाद उन केसेस का मुस्तकबिल क्यों इस तरह से इबहम में चला जाता है, और अब एक और केस मनी लॉन्ड्रिंग का इतनी बड़ी पेशरफ FIA अदम दिलचस्पी का इजहार कर गई? देखिए, बहुत दिलचस्प केस है और इस केस के जो पीछे चीज़ है उस पर हम अक्सर गुफ्तगू नहीं करते कि क्या ऐसा कमाल जो हमारे यहाँ जो हमारी अशराफिया है उसने खेल क्या खेला। देखिए, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2011 का, उसका सेक्शन है 111, उसमें तब्दीली करके ये कह दिया गया कि जो भी रेमिटेंस बाहर से आएगी उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि इसका सोर्स क्या है, ये किधर से आई है, ये क्यों आई है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, और ये मुशर्रफ दौर में हुआ और उसके बाद ये मुसलसल चलता रहा, और अब आके 2-3 साल में, इनफैक्ट जो पिछला दौर था नवाज शरीफ का, उसमें कुछ कम कर दिया गया, अब मजीद कम कर दिया गया, लेकिन अभी भी एक काफी सब्सटेंशियल रकम है। लाखों रुपए ऐसे आप लाएं तो आपको जवाब नहीं देना पड़ता, लेकिन कोई 18-20 साल तक आपको बिल्कुल हिसाब नहीं देना पड़ता था, चाहे अरबों रुपए बाहर से आ जाए। अब उसका नतीजा क्या निकलता है कि कोई भी फैक्ट्री जो है, कोई भी अमीर आदमी यहाँ की दौलत अपनी बाहर भेजेगा, फिर वहां से वापस मंगवाएगा और उसको टैक्स का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, ये कम से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कानूनी तौर पर तो ये काफी सेफ है, सियासी तौर पर ये उनके लिए काफी खतरनाक था। ये रेमिटेंस उस वक्त हुई जब ये